PCl5 का कोई स्ट्रक्चर बताएगा? P in middle and with 5 single bond with Cl. 5Cl बॉन्ड विद Cl। बट अगर सपोज तुम्हारे पास PCl5 कभी भी गैसियस फेज में है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P in the middle, 5Cl with the single bond. What is the shape of this molecule? And what is the steric number of phosphorus? 5 plus 0. 5 plus 0, yes. Or what is the shape? What is the shape? Shape. Trigonal bipyramid. Okay. Trigonal bipyramid. और अगर PCl, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो गैसियस फेज में ही ऐसा होगा। गैसियस फेज में स्ट्रक्चर ये होगा। अगर मैं सॉलिड फेज की बात करूं तो मैं एक चीज बताओ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसकी होती है, गैसियस मॉलिक्यूल्स की या सॉलिड मॉलिक्यूल्स की? Solid molecule. सॉलिड मॉलिक्यूल्स का। तो अगर सॉलिड मॉलिक्यूल्स का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो क्या अभी ये सिमेट्रिकल है? क्या यहाँ पे सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं या सारी पोजीशन आइडेंटिकल है क्या? No. क्योंकि 3 इक्विटोरियल है और 2 क्या है, एक्सियल है। 3 इक्विटोरियल है, 2 क्या है, एक्सियल है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर वो सिमेट्रिक गेन करना चाहता है। तो जैसे ही सिमेट्रिक गेन करने के लिए ये क्या करता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होके इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस, जिसको बोलते हैं कैटायन ऑफ PCl5 सॉलिड एंड एनायन ऑफ PCl5 सॉलिड। अगर एग्जाम में कभी भी तुम्हारे पास आए कि व्हाट इज द शेप ऑफ कैटायन ऑफ PCl5 सॉलिड, तो सॉलिड में क्या होता है, टू गेन द सिमेट्री वो ब्रेक हो जाता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में, एंड इसको तुम बैलेंस कर सकते हो 2 टाइम्स। अब कैन समवन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ PCl4 प्लस? पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम को दो एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा? P in the center and 4 single bonds with fluorine. एंड पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द Yeah, ये and वाला positive स्ट्रक्चर, charge. क्योंकि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज के मतलब उसके पास अब 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो चारों Cl के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। स्टेरिक नंबर कितना है फास्फोरस का? 4 plus 0. 4 plus 0। व्हाट विल बी द शेप या ज्योमेट्री? शेप और ज्योमेट्री क्या होगा? सर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि सारी पोजीशन सिमेट्रिकल है? यस सर। Yes, sir. और अगर मैं PCl6 माइनस बात करूं, PCl6 माइनस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? Or P in the center and 6 bond with fluorine. Single bond. और स्टेक नंबर क्या होगा? 6 plus 0. 6 प्लस 0। और ज्योमेट्री क्या होगा? Square ज्योमेट्री शेप? pyramidal. Square pyramidal. स्क्वायर, स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल? यस। Yes, bipyramidal.
क्या ये भी सिमेट्रिकल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब सॉलिड में टू गेन द सिमेट्री वो क्या होते हैं, PCl5 सॉलिड जो है वो तुम्हारे पास ब्रेक हो जाता है। और अब इसका यहाँ पे शेप क्या होगा, अगर मेरे को पूछा कि कैटायन ऑफ PCl5 सॉलिड का शेप क्या होगा, तो वी विल से ऑक्टाहेड्रल। एनायन का शेप क्या होगा, देन वी विल से ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ओके। अब वैसे ही अगर मैं पीबीआर सॉलिड की भी बात करूंगा, तो पीबीआर सॉलिड का गैसेस फेज में ऐसा, सॉलिड में ऐसा, और यहाँ पर ऐसा, ऐसा ही होना चाहिए था। यस और नो? Yes, sir. बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं पीबीआर 6 की बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या होता है, बीआर का साइज बड़ा है। तो बीआर का साइज बड़ा होने के कारण ये बीआर के जो एटम्स है ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसीलिए PBr6- स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। ड्यू उसको रिपेल्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। कि बहुत ज्यादा एटम्स क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रिपल्शन होगा, और ब्रेक वैसा ही होना चाहिए था जैसा Cl होगा, बट एक्चुअल में यहाँ पर ब्रेकिंग ऐसा नहीं होता है, तो ये ऐसे ब्रेक नहीं होगा। तो Cl में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि Cl का साइज जो है वो ब्रोमीन से क्या है, कम है। less size of chlorine, so less steric hindrance. या lesser size of chlorine, so less steric hindrance। तो यहाँ पर एक्चुअल में steric hindrance नहीं होता, बट Br में steric hindrance होता है। इसीलिए ये ब्रेकिंग सेम क्लोरीन के जैसा नहीं होता। तो इसका ब्रेकिंग कैसे होगा, तो PBr5 जो है वो PBr4+ एंड Br- ऐसे ब्रेक होगा। इसका ब्रेकिंग ये सही है। अगर तुमको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द शेप ऑफ पीबीआर, व्हाट इज द शेप ऑफ कैटायन ऑफ PBr5 इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड में ही ऐसा होगा, किसी और केस में मत देख लेना यार। अगर गैसियस बोला तो गैसियस का अभी भी यही शेप रहेगा। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब अगर वही सेम आयोडीन का साइज ब्रोमीन से ज्यादा है, कम, साइज ऑफ आयोडीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा होगा या कम होगा? ब्रोमीन से ज्यादा होगा। आयोडीन का साइज जो है ब्रोमीन से भी ज्यादा है। अगर आयोडीन का साइज जो है वो ब्रोमीन से भी ज्यादा है, ठीक है, अगर आयोडीन का साइज जो है वो ब्रोमीन से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे स्टेक हिंडेंस और ज्यादा होगा। तो वो ब्रेकिंग Cl जैसा नहीं होगा, वो भी Br जैसा ही ब्रेकिंग होगा। तो Pi4+ I-। मैंने फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, सो दैट फालतू में कंफ्यूजन ना हो। तो Pi4+ जैसा Br का है वैसा ही स्ट्रक्चर I- और सिंपल एक आयन से, दो आयन के फॉर्म में ही रहेगा। ये सब कुछ सिमेट्री गेन करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर ये क्लियर तो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब बात करते हैं N2O5 सॉलिड का। N2O5 गैस का तो मैंने तुमको स्ट्रक्चर बताया था, बट अगर सॉलिड में है तो ये भी सिमेट्री गेन करेगा। N2O5 सॉलिड का मैंने स्ट्रक्चर तुमको कैसे बता के रखा था, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एक और नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है N2O5 गैस का। तो गैस का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। पर अगर N2O5 सॉलिड है तो सॉलिड में वो फिर से ब्रेक होगा। इस बार उसका ब्रेकिंग होगा NO2+ एंड NO3- में। कैटायन ऑफ N2O5, कैटायन ऑफ N2O5 सॉलिड, और कैटायन ऑफ, सॉरी, एनायन ऑफ N2O5
सॉलिड। क्या दोनों का स्ट्रक्चर सबको पता है? कि NO2 प्लस और NO3 माइनस का स्ट्रक्चर पता है? Yes, sir. ये होगा लीनियर। और NO3 माइनस कैसा होगा? ये सर। Yes, sir. ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है। XeF5 सॉलिड है, वो ब्रेक होगा किसके अंदर? XeF5 प्लस में और F माइनस में। तो ये किसमें ब्रेकिंग होगा वो तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तुमको यही देंगे कि व्हाट इज द शेप ऑफ XeF5 सॉलिड, व्हाट इज द शेप ऑफ XeF5 सॉलिड, तो तुमको उसके करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा। वही सेम चीज BrF3 जो है, BrF3 जो है सॉलिड में ब्रेक नहीं होगा, वो लिक्विड में ब्रेक होता है। उसका ब्रेकिंग होता है ऐसे, वो ब्रेक होगा BrF2 प्लस प्लस BrF4 माइनस, BrF2 प्लस एंड BrF4 माइनस। अगर कंबाइन देखेंगे तो एक्चुअल में है क्या? ये दो ब्रोमीन है और 6 फ्लोरीन है, तो उसको तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ BrF3। दो ब्रोमीन है और 6 फ्लोरीन है, तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BrF3। कोई मुझे BrF2 जो प्लस है उसका स्ट्रक्चर बता सकता है क्या? Br in middle and with two single bond with F. और लोन पेयर ब्रोमीन पे? Two lone Two pairs. lone pairs. 2 लोन पेयर। व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? 2 plus 2. 2 plus 2. 2 plus 2 is the steric number. Very good. So what is the shape? V shape or bend shape. वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर ब्रोमीन का मुझे स्टेरिक नंबर किसी ने पूछा तो स्टेरिक नंबर विल बी 2 plus 2। और व्हाट इज द वी शेप? और वही अगर मैं BrF4 माइनस की बात करूं, BrF4 माइनस, उसका बताओ शेप, ज्योमेट्री, स्टेरिक नंबर। बोलो। Br in the center, 4 single bonds with chlorine, and 2 lone pairs. Br in the single center, 4 fluorine, 2 lone pair. What is the steric number? 4 plus 2. What is the shape? If we know the steric number, we can also comment on the shape. What is the shape? Square planar. Very good. Square planar. और वही सेम चीज जो तुमने BrF3 लिक्विड में किया है, वही तुम केस में करोगे I2Cl6 लिक्विड में भी। वो ब्रेक होगा ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस, जैसे ब्रोमीन हो रहा था वैसा सेम। वैसा ही N2O4 भी लिक्विड में ब्रेक होता है, कैसे? NO प्लस एंड NO3 माइनस। NO प्लस कैसे ड्रॉ करेंगे? N डबल बॉन्ड O प्लस एंड एक लोन। डन सबको ये वाला पार्ट? Yes, sir. फिर मैंने तुमको एक बार SOCl2 का स्ट्रक्चर बताया था। कुड समवन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2? Could someone please tell me the structure of S SOCl?
S in middle, double bond with oxygen and 2 single bond with Cl and 1 lone pair on S. बस वेरी गुड. स्टेरिक नंबर बच्चे 3 plus 1. 3+1. व्हाट इज द शेप? शेप बच्चे लास्ट टाइम भी Linear. भूल गया था. तो लास्ट टाइम भी भूल गया था ये सेम चीज. पिरामिडल. हाँ 3 pyramidal, + sorry. 1 इज द पिरामिडल. तो इसका नाम होता है सल्फाथायोनिल क्लोराइड. तो कभी कभी एग्जाम में तुमको फॉर्मूला नहीं देके फॉर्मूला देके उसका नेम दे देंगे. तो नेम क्या है इसका? थायोनिल क्लोराइड. और वही अगर तुम SO2Cl2 की बात करोगे, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सल्फर विल बी इन द मिडल, 2 डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, 2 सिंगल बॉन्ड विथ क्लोरीन. इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरल क्लोराइड. एक है थायोनिल क्लोराइड और एक है सल्फ्यूरल क्लोराइड. याद रहेंगे दोनों नेम्स? यस. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. चलो अब लेट्स से मैंने तुमको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम. एक और चीज से पहले देखो बच्चे लोग, यहाँ पर क्या था ये मैंने बताया था. ब्रोमीन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि ब्रोमीन का बड़ा साइज है. ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये एग्जिस्ट नहीं करता. वैसे अगर मैं क्लोरीन की भी बात करूं, क्लोरीन भी तुम्हारे पास क्लोरीन एग्जिस्ट कर जाता पर ब्रोमीन एग्जिस्ट नहीं करता. वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बच्चे लोग SF6 एग्जिस्ट करता है बट SCl6, SBr6 और Si6 एग्जिस्ट नहीं करता है. अगेन सेम रीजन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण SF6 तो एग्जिस्ट करता है बट SCl6, SBr6 और Si6 एग्जिस्ट नहीं करता है. याद रहेगा ये? यस ना? Yes, sir. अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन द ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम या स्पीसीज. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे पास सेंट्रल एटम का, एक मिनट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का तुम्हारे पास ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉर्नर एटम से, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम का कम है कॉर्नर एटम से, तो वी काउंट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइजेशन. मीनिंग क्या है? जैसे NO2 का स्ट्रक्चर मैंने तुमको पहले बता के रखा है. तो ये तुम्हारा सेंट्रल एटम, ये तुम्हारा कॉर्नर एटम, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा ऑक्सीजन का. वेरी गुड. तो कॉर्नर का ज्यादा है. अगर कॉर्नर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है नहीं करना है? देखो ऊपर क्या लिखा है. अगर सेंट्रल का कम है कॉर्नर से तो काउंट करना है नहीं करना? अरे क्या हुआ, बोलो. सिंगल इलेक्ट्रॉन को करना है सर, करना है काउंट. काउंट करना है. इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना होगा बताओ? व्हाट इज द स्टेरिक नंबर ऑफ दिस वन?
2 plus 2 0. plus 1. 2+1 काउंट करना है तो 2+1 मतलब 3 मतलब sp2 सॉरी। sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? वन 120 डिग्री. 120 डिग्री। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब रिपल्शन ज्यादा होता, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता, बॉन्ड एंगल 120 से कम आता। बट ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ये जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है तुम्हारे पास 134 डिग्री। बॉन्ड एंगल वी नो sp2 में कितना होता है, 120 डिग्री, बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, वहां पर लोन पेयर के कारण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड एंगल 120 से भी कम आना चाहिए था, बट बॉन्ड एंगल 120 से भी ज्यादा आता है। कितना आता है? 134 याद रखना है, यस याद रखना है। सर उधर लोन पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ही है ना हाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही है। सर, तो भी उसको पूरा 1 लोन पेयर ही गिनेंगे? हाँ उसमें काउंट करेंगे, इसीलिए वो ऊपर रूल लिखा है, कभी काउंट करना होता है, कभी काउंट नहीं करना होता ओके सर। John. चलो नेक्स्ट, वही अगर मैं ClO2 की बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3 और इसका होता है कितना, 3.5। अगर इसके यहाँ पे मुझे शेप भी पूछा, यहाँ पर क्या शेप है इसका, 2+1 है, इसको मैं बोल दूंगा दिस विल बी द पी शेप। वही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, अगेन वही सेम केस है, सेंट्रल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे जो इसका स्टेरिक नंबर होगा वो भी कितना होगा, वो होगा 2+2, और क्या होगा, sp3। sp3 2+2 एंड शेप विल बी V अगेन वी shape. शेप। यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एंगल का बात करूं तो बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए था, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, बट यहाँ पर एक ही लोन पेयर है इस साइड, तो इसका बॉन्ड एंगल रफली आता है 117 डिग्री। याद रखना है, यस ये भी याद रखना। वही सेम चीज ClF3, अगेन सेम केस, कॉर्नर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सॉरी कॉर्नर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर कॉर्नर का ज्यादा है तो इसका स्टेरिक नंबर होगा कितना, 3+1, 3+1 sp3 एंड पिरामिड। और वही अगर मैं CH3 की बात करूं तो कार्बन के पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा यार उसका, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अब तो मुझे बताओ, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्या इसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे sir. तो काउंट नहीं करेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा फिर, 3+0. 3+0। अगर स्टेरिक नंबर 3+0 आ रहा है, इसका मतलब इट विल बी द sp2 एंड इट विल बी द Diagonal planar. ट्राइगोनल। डन। Yes sir. तो ये स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही ClO3 भी देख लेते हैं, ClO3 के अंदर भी वही, इस बार फिर से
सेंट्रल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, अगर सेंट्रल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इसका जो स्टेरिक नंबर जो होगा वो होगा 3+1 sp3 एंड पिरामिडल। क्लियर सबको ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे करना है? यस Yes, sir. अब नेक्स्ट टाइम में बात करते हैं व्हाट इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तुम्हारे पास पोलर है, बॉन्ड कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। बॉन्ड कौन सा तुम्हारे पास पोलर है और कौन सा बॉन्ड तुम्हारे पास नॉन पोलर है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया C3H6 का। C3H6 में देखो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, अगर यहाँ पे अगर सपोज कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये A है और ये तुम्हारे पास B है, और अगर तुम्हारे पास मैंने क्वेश्चन में देके रखा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो A है वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B से। तो एक ही यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो एक ही दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होकर रखे हैं, तो एक ही टेंडेंसी क्या होगी, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ए के ऊपर हल्का सा डेल्टा नेगेटिव, बी के ऊपर हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव, ए पे डेल्टा नेगेटिव और बी पे डेल्टा पॉजिटिव। ये ठीक है। Yes. ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जब भी ऐसे चार्ज सेपरेशन होता है देन वी विल से ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड होगा पोलर, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज पोलर। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन या हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन में से कार्बन, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, अगेन डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। अब ये तो कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन पोलर। ये क्या होगा, पोलर। ये भी क्या होगा, पोलर। ये भी क्या होगा, पोलर। ये भी क्या होगा, पोलर, पोलर एंड पोलर। खत्म। तो सीसी बॉन्ड क्या है, सीसी बॉन्ड तुम्हारे पास है नॉन पोलर बॉन्ड। और व्हाट अबाउट द सीएच बॉन्ड, सीएच बॉन्ड क्या है तुम्हारे पास, पोलर बॉन्ड। दैट्स इट। तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सा बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नहीं, बॉन्ड कौन सा पोलर है नॉन पोलर है, तो तुम इस तरीके से कमेंट कर सकते हो। डन। Yes, sir. ओके फिर अब एक चीज बताओ, sp और sp2 कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे बच्चे लोग एक चीज देखना, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में देखूं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो ये sp है, ये भी sp है, बट ये sp3 है। तो अगर ये sp3 है तो इसका मतलब sp और sp2 में से, sp3 में से कौन ज्यादा, sp कार्बन और sp2 कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। sp3. sp3, sp3 या sp, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लास्ट टाइम बताया था ना, जितने ज्यादा s कैरेक्टर
उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर गलत क्यों बोल रहे हो? हाँ मम्मी चाय दो। लास्ट टाइम ये बता के रखा था ना, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो sp कार्बन और sp2 कार्बन में से या sp3 कार्बन में से sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। तो जो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है, वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। पोलर। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा अपने पास? पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया है। तो यहाँ पे हल्का सा क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा इस बॉन्ड के कारण, और यहाँ पे हल्का सा क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पर दोनों कार्बन sp ही है, तो ये वाला बॉन्ड पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। और कार्बन हाइड्रोजन तो डेफिनेटली क्या होंगे, पोलर। ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर और ये भी पोलर। नेक्स्ट, could someone please tell me the structure of H2O2 हाइड्रोजन peroxide? उसका कोई स्ट्रक्चर बता सकता है? O single bond with O and with the single bond H and with single bond H. हेलो। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? O single bond with O and with हम्म, two single bond H, मतलब दोनों दिस वन, होता है, and with two yes दिस वन, and यस, वेरी गुड। yes sir. ये पोलर, ये नॉन पोलर और ये भी पोलर। इसको बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। H2O2 जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक। अगर एक बुक है, उसका तुम्हारे पास एक पेज ये है और एक तुम्हारे पास हल्का सा, बुक को अगर ओपन करोगे तो ऐसा तुमको दिखेगा एक सेकंड पेज में। तो वही अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, सॉरी, ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। फिर एक बॉन्ड तुम्हारे पास इस साइड आ रहा है, सॉरी, एक बॉन्ड तुम्हारे पास जो है वो इस साइड है और एक बॉन्ड इस साइड। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड H2O2 का जो स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। सॉलिड और गैसियस में तुम्हारे पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं। अगर गैसियस फेज है तो ये बॉन्ड एंगल होता है 94 समथिंग, अगर सॉलिड फेज है तो ये होता है दिस वन समथिंग। क्लियर? अब कोई मुझे स्ट्रक्चर बताएगा H2O3 2 माइनस का? देखो, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तुमको आइडिया लगना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये स्ट्रक्चर बनेगा H2S2O3 से। और ये स्ट्रक्चर कैसे सोच सकते हो कि तुमको H2SO4 का स्ट्रक्चर पता है, H2SO4 में एक ऑक्सीजन को तुमने सल्फर से रिप्लेस किया है, दैट्स। तो वहां से H2S2O3 का स्ट्रक्चर पता चलेगा, और वंस यू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O3 तुमको H2O3 2 माइनस का स्ट्रक्चर पता चलेगा। S in middle
and with oxygen and double bond with तेरा वॉइस कट गया बच्चे. अभी आ रहे नहीं, तेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी. अभी हाँ अभी आ रहा है, बोल. नहीं, फिर से गया. ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से गया. छोड़ छोड़ छोड़. तेरा इंटरनेट का इशू है क्या? ओके ठीक है, कोई नहीं. चलो, एस और किसी को बताना है या फिर अपन आगे प्रोसीड करें? Sir, इज देयर एनीवन हु? in middle, हम्म. two single bond with O ओके, and two double bond with O and S. वेरी गुड. तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. यस. तो अगर दो डिफरेंट बॉन्ड है तो सोचना ही नहीं है. नॉन पोल, सॉरी, दो डिफरेंट बॉन्ड है तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं है. ये क्या है? पोल, अरे ये क्या है? पोलर. ये भी क्या है? पोलर. ये भी क्या है? पोलर. और अगर सेम बॉन्ड है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे. ये 4+0 sp3, ये 1+2, ये sp2. और sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3. इसका मतलब ये वाला बॉन्ड वो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा अपने पास? पोलर. जनरली सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, बट अगर सपोज उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो डेफिनेटली क्या होगा? पोलर. क्या बॉन्ड पोलर नॉन पोलर सबको समझ में आता है? Yes, sir. इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना. मतलब अगर तुमको स्ट्रक्चर बनानी आती है तो तुम्हारे पास केमिकल बॉन्डिंग में आधा बर्डन वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है. आज की क्लास में अपना केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट 1 है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा. ये पार्ट 1 केमिकल बॉन्डिंग का भी फिनिश हो रहा है. उसके बाद पार्ट 2 करके जो होता है जिसमें अपन पढ़ेंगे, मतलब अभी के स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है. नाउ वी विल सी कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. उसमें भी रफली 7-8 लेक्चर्स लगेंगे और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारे पास पूरा फिनिश हो जाएगा. कोई मुझे BF3 का स्ट्रक्चर बता सकता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3? बोलो बच्चे लोग, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3? अरे BF3 तो इजी है, बोरॉन और 3 फ्लोरीन ना. be in middle and with the double bond with S. ओके, वेरी गुड. बी इन द मिडल एंड फ्लोरीन. बॉन्ड्स क्या होंगे? पोलर या नॉन पोलर? सही है. मगर तेरा इंटरनेट ठीक नहीं है तो चैट सेक्शन पे लेते हैं सब चीजें, वो भी चलेगा. बॉन्ड्स क्या होंगे? ये क्या है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव. और यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव. तो बॉन्ड्स क्या होगा? ये भी बॉन्ड तुम्हारे पास क्या होगा? ये भी पोलर, ये भी पोलर और ये भी पोलर. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्या है? पोलर. ठीक है, हियर बॉन्ड्स आर पोलर. अब एक और चीज सुनो. अगर कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आए, अगर ये डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव, उसको एक रिप्रेजेंट, एक नाम देख के रखा है, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट. उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगा. नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. नेगेटिव इसलिए बिकॉज नेगेटिव क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. तो उसका डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. क्या है डाइपोल मोमेंट? नेक्स्ट अपना सब टॉपिक ही यही है. दिस इज द डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट अपना जो सब टॉपिक है वो यही है. सॉरी.
अब अगर मैं BF3 की बात करूं तो तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 वेक्टर्स होंगे। यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ एक वेक्टर ऐसे, एक और वेक्टर ऐसे, एक और वेक्टर ऐसे, तीनों दो जो सारे बॉन्ड से बी और एफ के बीच में ही है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड म्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड भी म्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी म्यू। अगर ये म्यू1 है तो ये भी म्यू1, ये भी म्यू1। अगर एटम्स डिफरेंट होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंट म्यू होंगे। अपने पास है क्या, नाउ वी हैव 3 वेक्टर्स हैं अपने पास क्या है, 3 वेक्टर, दिस दिस एंड दिस। 3 वेक्टर है, ये क्या है, ये है म्यू, ये भी है म्यू, और ये भी है म्यू। और ये तीनों वेक्टर जो है वो 120 डिग्री पे है। तो म्यू नेट कितना आएगा बच्चे लोग, 360। अरे म्यू नेट मतलब वेक्टर, 3 वेक्टर जो है वो 120 डिग्री पे ओरिएंटेड है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। अरे क्या हो गया रिजल्टेंट, एकदम से क्या हो जाता है तुम लोगों को। और रिजल्टेंट तो पता होगा ना, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट तो बताया होगा ना तुमको, जो 120 डिग्री पे है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। चलो, तो ये कितना है, ये 60 डिग्री है। और ये वेक्टर से ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। और ये क्या है, इसका मैग्नी, ये क्या है, म्यू है, और ये भी म्यू है। तो क्या मैं इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्या इसको मैं दोनों वेक्टर के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, एक वेक्टर का होगा म्यू कॉस 60 और दूसरे वेक्टर का भी होगा म्यू कॉस 60, यस और नो। दोनों वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट तो यही आएंगे ना। तो ये होगा μ/2 और ये भी होगा कितना, μ/2। μ/2 प्लस μ/2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे। और वही अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका और इसका, डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्शन मैटर करता है वेक्टर के अंदर। तो ये होगा म्यू साइन 60 और ये भी होगा क्या, म्यू साइन 60। क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है कि ये वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। और वैसे ही ये वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो म्यू नेट आएगा वो कितना आएगा, 0। अगर म्यू नेट 0 आ रहा है तो उसको बोलते हैं दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 आता तो अभी ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था कि बॉन्ड पोलर है या नहीं है। बॉन्ड पोलर होने के लिए अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 में बॉन्ड्स क्या है, पोलर है। बट 3 वेक्टर क्या होंगे, तीनों वेक्टर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बट कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है पोलर और प्लेनर। प्लेनर क्या है, प्लेनर डिफरेंट चीज है। ये क्या है, यहाँ पर ये sp2 है, sp2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्लेनर। इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड्स आर पोलर। तो पोलर और प्लेनर में कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। तो ये पूरा डाइपोल मोमेंट का मैंने तुमको थ्योरी बता दिया है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। क्या ये यहाँ तक पार्ट सबको क्लियर। Yes, sir. So here we will take 3 to 4 minutes का break and then after that we will start the new subtopic, that is the dipole moment.
Hello, am I audible? Yes, sir. चलो, अब क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो एक नया थ्योरी है, जैसे पार्ट 2 का फर्स्ट सब टॉपिक है। तो जो अपन देखने वाले हैं डाइपोल मोमेंट, मोस्टली आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर तक ये, मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक ये फिनिश हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड by the dipole moment, which is the product of their charge and the distance between them, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर लेट्स से HCl है, तो HCl में क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। हियर इट विल गेट, वी विल गेट डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा, वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, बट वेक्टर का जो इसका मैग्नीट्यूड, इसको मैं क्या बोला हूँ, म्यू। तो म्यू जो एक्चुअल होगा या फिर जो एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्चुअल वैल्यू है या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो तुम्हारे पास होगी कि ये चार्ज कितना है, डेल कितना है, एंड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। उस दोनों का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है डाइपोल मोमेंट का कितना होगा, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, पार्शियल चार्ज कितना आ रहा है, इनटू उसका डिस्टेंस कितना है दो एटम्स के बीच का। और दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। डाइपोल मोमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं डिबाई से, वन डिबाई। तो वन डिबाई तुम्हारे पास होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम इंटू मीटर, या फिर कुलाम क्या है, चार्ज का यूनिट है, कुलाम इंटू मीटर, या फिर 10⁻18 ESU। ESU इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज, 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये सबको याद रहेगा। Yes, sir. तो जनरली डिबाई को है हमेशा अपन को इसमें कन्वर्ट करना रहता है, कुलाम इंटू मीटर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये यूनिट तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर एक यूनिट चार्ज की बात करो, एक यूनिट चार्ज मतलब 1E। 1E का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, जिसको तुम ये भी बोल सकते हो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESC। ये कन्वर्जन अपने को ध्यान में रखना है।
और वही वही सेम चीज 1 डिवाइड इज इक्वल टू कितना ESU, वो मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा, जो मैंने ऊपर सेम चीज लिख के रखी। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर बॉन्ड है वो परफेक्टली कोवलेंट और परफेक्टली आयनिक नहीं होता। अगर HCl जो है वो अगर एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होंगे। अगर HCl जो है वो अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट। ऑब्जर्व्ड मतलब जो एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है, ऑब्जर्व्ड बोल दो, एक्सपेरिमेंटली बोल दो, या फिर एक्चुअल बोल दो, एक्चुअल उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, या फिर थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड कितना था। अगर कभी बोलेगा थ्योरी से कितना आना चाहिए या फिर अपन को कितना एक्सपेक्टेड था, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल इनटू 100। तो क्या मतलब क्या है, अगर मुझे थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व निकालना है फिर एक्सपेरिमेंटल निकालना है, म्यू ऑब्जर्व बोल दो और म्यू एक्चुअल बोल दो। तो वो कितना होगा, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव। एक डेल्टा पॉजिटिव एक डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी दैट इज अ डेल क्रॉस बी। और एक्चुअल वैल्यू एग्जाम में, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी और ऑब्जर्व वैल्यू तुमको एग्जाम में हमेशा गिवन होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व तुमको हमेशा एग्जाम में गिवन। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल का मतलब है हियर वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्लोरीन अगर हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा -E और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +E। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, जैसे आयनिक बॉन्ड में होता है। एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा, अपन थ्योरी में ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर किसके ऊपर हो गया, क्लोरीन के ऊपर। एंड अगर क्लोरीन के ऊपर कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे म्यू थ्योरेटिकल। तो वो कितना आएगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा E क्रॉस D। और E का वैल्यू अपने को पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लो, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दो। No, sir. तो आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। क्या तुम सब लोगों को ये समझ में आता है कि जो डेल्टा होगा वो हमेशा E से कम होगा? यस, डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज सेपरेशन, तो डेल्टा हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का अपने पास फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है दैट इज द सर म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल कितना है। ऑब्जर्व्ड का वैल्यू क्या, इनटू 100। ऑब्जर्व्ड कितना है, डेल क्रॉस डी। थ्योरेटिकल कितना है, E क्रॉस डी। तो ये यहाँ से क्या होगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। और मुझे पता है कि डेल जो है वो हमेशा E से कम है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, 100% से कम ही आएगा। यस, Yes, sir. अब एक और चीज, अब वही कन्वर्जन एक बार देख लो, ये फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करने वाले हैं अपन। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन टेक। एंड एक ये भी है, ये कन्वर्जन का भी ले लो। ओके देन ये प्रॉब्लम है, तुमको म्यू ऑब्जर्व दे के रखा है। म्यू ऑब्जर्व मतलब तुमको डेल पता है, तुमको डेल क्रॉस डी पता है, और तुमको 1 डिवाइड दे के रखा है कितना, 3.33 इंटू
10 to the power -18, sorry -30 कूलाम्ब इंटू मीटर। और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग भी तुमको पता है कितना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारे पास 10 टू द पावर -10 मीटर। तो डेल क्रॉस डी में तुमको डी पता है, और डेल क्रॉस डी में यूनिट कन्वर्जन करो, यू कैन फाइंड आउट द डेल। एक तो यही पूछा है कि डेल कितना है, और एक पूछा है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना। टेक 3 to 4 मिनट्स का टाइम एंड सॉल्व करो यार इसको।
क्या इसका आंसर क्या है? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. 16.83. एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हेलो, हाँ सही आप बोले एक बार। Sir, 16.83. ओके, वेरी गुड। चलो 16.83, यस। तो म्यू ऑब्जर्व कैसे लिख सकते हैं? म्यू ऑब्जर्व विल बी डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू 1.01 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। डेल को वैसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁻10 1.01 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30। यहाँ से डेल निकालोगे, डेल कितना आएगा यहाँ से? सही है, डेल कितना आ रहा है बच्चे यहाँ से? 2.04 into 10⁻⁻29 coulomb meter. 29 कैसे आएगा? 19 वो 10 की पावर वैसा कैसे आएगा? तो मुझे तो -29 आया, मतलब उससे मैंने किया। ये आ रहा है 2.63 समथिंग। 2.63 इंटू बच्चे 10⁻⁻20 आएगा ना, देखना पावर देख। ये 10⁻⁻30 यहाँ पे है, -10 यहाँ पे है, तो डिवाइड करेगा तो 10⁻⁻20 बचेगा ना। यस, सर मैंने शायद से कूलम का चार्ज मैंने -19 का लिया, 10 अच्छा तूने शायद 19। यूनिट अलग ले लिया होगा, ठीक है, हाँ फिर हाँ कोई सर। प्रॉब्लम। ओके, तो डेल तुम्हारे पास ये आ गया। तो डेल अपॉन डी कितना आएगा? अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं, कभी कभी, अभी मैंने क्या पूछा, मेरे पास यहाँ पे मैंने डेल ही पूछा है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछते हैं? फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। अगर एग्जाम में कभी भी ये चीज पूछी है, क्योंकि बुकलेट में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे तुमको ये चीज पूछा है, फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो वो कितना आ जाएगा? 2.63 इंटू 10⁻⁻20, और ई का वैल्यू अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये, एक मिनट, तो 2.63 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 0.1643। कितना फ्रैक्शन ई के रेस्पेक्ट में, कितना फ्रैक्शन आएगा? वो आएगा 0.16 या 0.17 अप्रोक्सीमेट। तो आयनिक रिएक्टर क्या होता है? आयनिक रिएक्टर होता है डेल अपॉन डी इंटू 100। तो ये कितना है? 0.1643 इंटू 100, तो ये यहाँ से आ जाएगा 16.43%। डन बच्चे लोग, सबको ये वाला पार्ट? यस सर। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें एक स्टेटमेंट अब है ना, डिफरेंट डिफरेंट का अपन डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे। जो भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करेंगे यार अपन। तो any covalent bond which has a certain degree of polarity will have a corresponding dipole moment. Though it is not follow that compound containing such bond will have the dipole moment, for the polarity of the molecule as a whole is a vector sum of the individual vector bond moment. तो BF3 का मैंने तुमको अभी पूरा एक्सप्लेन किया था।
और अगर दो वेक्टर है, एक म्यू1 है एक म्यू2 है, उसके बीच में एंगल थीटा है, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा, म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 इनटू cos थीटा। डन। Yes. तो ये मैं BF3 का तुमको बता चुका था कि BF3 का कितना होता है, 0 होता है। अगर BF3 का 0 होगा तो डेफिनेटली तुम्हारे पास क्या होगा, अगर BF3 तुम्हारे पास 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बट वही अगर सपोज मैंने BF2Cl की बात की, तो BF2Cl का स्ट्रक्चर होगा ऐसा। तो मुझे सोच के बताओ, इस बार क्या तीनों वेक्टर इक्वल होंगे क्या? इस बार क्या तीनों वेक्टर इक्वल होंगे, यस नो? No, sir. तो क्या वेक्टर सारे कैंसिल आउट होंगे, Yes. यस या नो? Yes, sir. अरे वेक्टर कैंसिल आउट कैसे होंगे, वेक्टर इक्वल ही नहीं है ना। अरे संयम, हाँ हाँ, समझा क्या हुआ? समझा समझा। हम्म, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं दो फ्लोरीन है, देखो इन दोनों फ्लोरीन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसका इस डायरेक्शन में आएगा और इसका इस डायरेक्शन में आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर सपोज इस बार अगर ये म्यू है, ये म्यू1 है, तो ये भी म्यू1 होगा, और इस बार ये म्यू2 होगा। तो अगर मैं इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स और इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूंगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर कितना आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा म्यू1, और ऊपर कितना है म्यू2। तो इस बार ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। और अगर ये इस बार कैंसिल आउट नहीं हुए तो फिर तो है प्रॉब्लम। इनका क्या होगा, ये अब कैंसिल नहीं होंगे। अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो म्यू नेट क्या होगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। म्यू नेट इक्वल टू 0 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर, यस नो? Yes, sir. ओके, फिर क्या है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर सपोज तुम्हारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, उसमें तो एक ही एटम है, तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। अगर हीलियम है, नियॉन है, वहां पर तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा, बिकॉज दे आर द सिमेट्रिकल, और एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम है। अगर डायटोमिक है, अगर डायटोमिक और आइडेंटिकल है, H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है, इन सब का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0, क्योंकि सिमेट्रिकल है। एक से H2 का ऐसे ड्रॉ करेंगे, H2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही 0 है, इसका डेल्टा ऑफ En ही 0 है। तो चलो एक चीज देखो, इसका डेल्टा ऑफ En ही 0 है, तो डेल डेल भी 0 होगा। अगर डेल 0 है तो म्यू 0 होगा। अगर म्यू 0 है, इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको तुम बोल सकते हो दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? Yes, sir. और वही अगर ट्राइएटॉमिक की बात करो, तो ट्राइएटॉमिक में देखो, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सम ऑफ द दीज मॉलिक्यूल पॉजेस जीरो डाइपोल मोमेंट, सो दे आर द सिमेट्रिकल। मतलब अगर सिमेट्री दिखेगी तो वेक्टर कैंसिल आउट होंगे, अगर वेक्टर कैंसिल आउट होंगे तो वो क्या होगा, नॉन पोलर। और अगर वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होंगे तो होगा पोलर। कैसे, अगर मैं CO2, मतलब पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो खेल है वो स्ट्रक्चर का है, शेप का है। तो CO2 का स्ट्रक्चर तुम ऐसे बनाओगे, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव,
कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो वेक्टर कैसा आएगा? ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, और वही अगर मैं यहाँ पर वेक्टर देखूंगा एक वेक्टर ऐसा। पर अगर तुमने शेप ही गलत बना दिया, अगर तुमने CO2 इस बार अगर ऐसे बना दिया तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि फिर वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपन ने इतने क्लासेस से शेप पे ज्यादा फोकस किया था। तो इसका मतलब यहाँ पर म्यू नेट क्या होगा? अगर यहाँ पे म्यू नेट क्या होगा? 0। अगर म्यू नेट ही 0 है, दैट इज द नॉन पोलर। अगर मैं CS2 की बात करूं, CS2 में वही सेम चीज, डायरेक्शन ऐसा, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायरेक्शन ऐसा, सल्फर ज्यादा। तो म्यू नेट अगेन क्या है? 0। अगर म्यू नेट 0 है, इसका मतलब वो क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिसको शेप का आइडिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इसलिए मैंने तुमको पहले भी बोला था, जिसको स्ट्रक्चर और शेप पता है, केमिकल बॉन्डिंग में वो आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। नाउ could someone please tell me the structure of SO2? Now someone please tell me the structure of S in middle and two double bond with oxygen. okay, और lone pair? One lone pair. वन लोन पेयर। अच्छा, और लोन पेयर का टेंडेंसी, लोन पेयर में क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होगा। तो लोन पेयर के कारण जो है हमेशा वेक्टर उसकी तरफ आएगा। और सल्फर ऑक्सीजन में से लेट से ये अब जो आएगा वो कितना आएगा? ये लेट से कुछ म्यू1 आएगा। और बाकी जो भी वेक्टर होंगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ, और इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ। तो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये म्यू1 अगर ऊपर है तो म्यू2 यहाँ आएगा, ये भी म्यू2 यहाँ आएगा। तुमको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिंपली बताओ क्या इस बार वेक्टर कैंसिल आउट होंगे क्या? अगर मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट है और भले किसी भी डायरेक्शन में हो, इस बार वेक्टर कैंसिल, मतलब सिमेट्री होगा तो वेक्टर कैंसिल होंगे। अगर सिमेट्री नहीं है, वेक्टर कैंसिल आउट ही नहीं होंगे। अगर वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0। और अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल है। यस, खत्म हो गया ये। नाउ could someone please tell me the structure of XzF2, xenon और दो फ्लोरीन? Hg in middle and with two single bond with F and with three lone pair. तो बच्चे इसका शेप क्या होगा? इसका स्टेरिक नंबर क्या है? फिर शेप बता। Steric number 2 plus 3 and the shape will be linear. वेरी गुड। तो अब मुझे एक बात चीज ये बता चाहिए हम कि इसके अंदर वेक्टर सारे कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे? या वो भी छोड़, अगर तो 3 लोन पेयर जो बना रहा है वो कहाँ बनाएगा? एक्सियल में, इक्विटोरियल में? Axial में। इक्विटोरियल में। लोन पेयर के अंदर जब स्टेक नंबर 5 होता है तो लोन पेयर अपन इक्विटोरियल में बनाते हैं ऐसे। याद आया? Yes sir, yes. तो अब तुम मुझे बताओ वेक्टर कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे? इसका फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वेक्टर तो ऐसे आएगा और ये वेक्टर आएगा नीचे। क्या ये वेक्टर कैंसिल आउट होंगे? Yes sir. क्या ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट होंगे? यस। और बच्चे अब क्या है? दे आर 3 लोन पेयर्स। यहाँ पर क्या है? 3 लोन पेयर है।
उन तीनों लोन पेयर का अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो तुम मुझे एंगल्स बताओ, तीनों लोन पेयर में कितना एंगल्स है? वो तीनों लोन पेयर जो है इक्विटोरियल में है, और एक का वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक का वेक्टर इस डायरेक्शन में, और एक का वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। और क्या तुमको पता है इक्विटोरियल में अगर तीन वेक्टर हैं और सिमेट्रिकल है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल मैंने बता के रखा था कितना होता है, 120। 120। तो क्या ये तीनों वेक्टर देखो, अगर लोन पेयर के ही तीनों हैं तो ये भी म्यू 1, ये भी म्यू 1 और ये भी म्यू 1, क्या ये तीनों कैंसिल आउट होंगे, यस और नो? Yes, sir. तो इसका म्यू नेट भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0. शेप लोन पेयर की पोजीशन ध्यान से रखना है। वंस यू प्लेस द शेप, वंस यू प्लेस द लोन पेयर एंड द बॉन्ड इन द करेक्ट मैनर, यू विल गेट द आंसर। दैट्स इट। XeF2 क्या है, लीनियर है, म्यू नेट 0, नॉन पोलर है, खत्म। अब तुम मुझे BCl3 बताओ, क्या BCl3 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा? BCl3, BF3, BBr3 इन सबका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यस और नो? Yes, अभी sir. ऊपर ही बताया था BF3 का 0 होगा तो BCl3 का भी होगा, BBr3 का भी होगा। बट अगर BF3 की जगह तुमने एक फ्लोरीन को रिप्लेस कर दिया एक Cl से तो फिर 0 नहीं होगा। इनडायरेक्ट वर्ड में सिमेट्री है तो 0, सिमेट्री नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0, खत्म। और कुछ भी नहीं सोचना है। अब बच्चे लोग देखो कार्बोनेट में क्या होता है, क्या मुझे सबको ये पता है कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, यस? Yes, sir. बट तुम डबल बॉन्ड ऊपर वाले ऑक्सीजन को ही क्यों दे रहे हो? यहाँ पे साइड वाले में क्या प्रॉब्लम? साइड को भी तो दे सकते हो, वही सेम स्ट्रक्चर ही तो है, यस? Yes, sir. तुम इस वाले साइड में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले साइड में भी तो दे सकते हो। तो डबल बॉन्ड तीनों में से कहीं पर भी बना सकते हैं अपन, तो तीनों ऑक्सीजन ही है, तो जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बाकी जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर कार्बोनेट की ये स्ट्रक्चर भी सही है, कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर भी सही है, और कार्बोनेट का ये स्ट्रक्चर भी सही है, सारे स्ट्रक्चर सही है कार्बोनेट के, एंड दीज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, जब अपन आएंगे एप्लीकेशन में, सेकंड लास्ट सब टॉपिक यही है, दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट कर लिया तो अब तुम्हारे पास, बट एक्चुअल में ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर मैं क्या बोलूंगा, अच्छा सर अगर ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, बट कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं हो, कि वो डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऐसे डॉटेड शो करके। डॉटेड शो करने का मतलब सर जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, कंप्लीट नहीं होके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो एक्चुअल में कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, डबल बॉन्ड तीनों जगह आ सकता है। तो अगर मैं ऊपर वाले, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो अगर मैं इसका नेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो नेट स्ट्रक्चर में ऊपर जहां पे डबल बॉन्ड कंप्लीट नहीं आके पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। और वही अगर तुम चीज देखो बच्चे, कितना चार्ज है इसके ऊपर, -2 चार्ज है, और वो 3 ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर भी -2/3, यहाँ पर भी -2/3, और यहाँ पर भी -2/3, यस और नो? Yes, sir. एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ये जो है जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये क्या है, एक्चुअल है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, अगर तुम मैंने क्यों बताया, अगर तुम कार्बोनेट ऐसा ड्रॉ करोगे तुमको लगेगा कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, तुम बोल सकते हो कि म्यू नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट एक्चुअल में ये ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। एग्जिस्ट कैसे करेगा, ये एग्जिस्ट ऐसे करेगा कि अब ये सॉरी, क्या अब ये सिमेट्रिकल है क्या?
अब अगर एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या अब ये सिमेट्रिकल है? यस, Yes. दिस इज द सिमेट्रिकल। इसका मतलब इसका म्यू नेट क्या होगा? इसका म्यू नेट से 0 होगा। अगर म्यू नेट 0 इसका मतलब नॉन पोलर। खत्म। इस वाले सर वो क्वेश्चन को भी देख। माइनस सोचे क्या बोल रहा है, बोल। जो -2/3 जो किया उसमें 3 मतलब 3 ऑक्सीजन है, इसके लिए 3 किया ना? यस, क्योंकि वो दो -2 चार्ज है, देख बच्चे। हाँ। -2 चार्ज जो है वो तीनों पे है, तीनों पे जा रहा है। पहले यहाँ पे था, देख फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे और यहाँ पे है, सेकंड में यहाँ पे और यहाँ पे है, और थर्ड में यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो दो नेगेटिव चार्ज है और तीनों ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, -2/3। ओके सर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे PCl3 बताओ, PCl3 ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 या 0। बोला यार माइक ऑन करो और बताओ क्या होगा, 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। नो सर, 0 नहीं होगा, वो पोलर मॉलिक्यूल है। वेरी गुड। तो PCl3 में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होगा PCl3 का। PCl3 का अगर स्ट्रक्चर ये है तो इसका मतलब वेक्टर का फिर डायरेक्शन देखो, इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे, इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे, इस वेक्टर का डायरेक्शन, पूरा खेल डायरेक्शन वेक्टर बस। और अपने को एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना ही नहीं है कि वेक्टर कितना है। अपने को देखना है कि ये अगर μ1 है तो ये μ2 होगा, ये भी μ2 होगा और ये भी μ2 होगा। डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0, पोलर मॉलिक्यूल सबका यही है। वैसे AsCl3 का, NH3 का, PH3 का, AsH3 का, H3O+ का सबका यही होगा। इसको अप्रिशिएबल डाइपोल मोमेंट या फिर ऐसा भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द परमानेंट डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। अब तुम मुझे मीथेन का बताओ, मीथेन क्या है? CH4 सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल है? Symmetrical. सिमेट्रिकल है। बच्चे लोग देखना, ये भले ही टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ऐसा होगा तो एक चीज नोटिस क्या करने वाली चीज है यहाँ पे, यार ये सिमेट्रिकल है, इसका वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी म्यू तो ये भी म्यू। और इस वाले वेक्टर का जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी क्या होगा, म्यू। ये स्ट्रक्चर पहले बता चुका हूं मैं, ये भी क्या आएगा, म्यू। अगर जो तुम्हारे पास पिरामिडल का ये वाला, दिस वन और दिस वन, ये अगर मैं तीनों ड्रॉ करूं तो इनके तुम क्या लोगे, इनके तुम हॉरिजेंटल कंपोनेंट लोगे। तो इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो लोगे वो तीनों सेम ही है, तीनों म्यू म्यू और म्यू ही है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट जब लोगे तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू होगा।
तो जो येलो वाला मैंने डॉटेड ड्रॉ करके रखा है, मैंने ये क्या लिया है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर तुम इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक मिनट, जस्ट वेट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, ऐसा आएगा। क्या म्यू नेट यहाँ पे 0 आएगा, ये समझ में आता है, क्योंकि ये भी म्यू है, ये म्यू वो ऊपर वाले म्यू से, ये इससे, ये कैंसिल आउट, तो ये भी क्या होगा तुम्हारे पास, दैट विल बी द नॉन पोलर। सिमेट्री आते ही तुमको आइडिया लग जाना चाहिए कि यार उसका सिमेट्री आया, डाइपोल के सारे वेक्टर कैंसिल आउट, अगर सारे वेक्टर कैंसिल आउट तो नॉन पोलर। दैट्स इट। डन बच्चे लोग, सबको ये वाली चीज। Yes, sir. चलो अब तुम मुझे बताओ, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट 0 या नॉट इक्वल टू 0? CH3Cl का डाइपोल 0 या नॉट इक्वल टू 0? Not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर इस बार क्या हो जाएगा, ये तो म्यू ही है, ये भी म्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये म्यू, इसको म्यू वन लिख लें, बट ये म्यू2। Mu2. इसके हॉरिजॉन्टल फिर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट वर्टिकल कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, नेट यहाँ पर म्यू1 आ जाएगा। तो म्यू1 और ये ऐड हो रहे हैं इस वाले वेक्टर में, इस वाले वेक्टर में ये वाला वेक्टर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो म्यू नेट क्या होगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब दैट विल बी द पोलर मॉलिक्यूल। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज कैन लीव। सर पहले वाले रिकॉर्डिंग सेंड करना था, पहले का रिकॉर्डिंग एक। नहीं किया क्या, किया ना रिकॉर्डिंग सेंड, लेक्चर 8 का नहीं किया क्या मैंने रिकॉर्डिंग सेंड, क्या बात कर, अरे हाँ सर, किया किया किया। किया देख- किया किया लेक्चर 8 किया। ठीक है बच्चे लोग, यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।